औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्सेक्स वर्चुअल स्कूल प्रोग्राम के तहत हम केमिस्ट्री के ग्रेड 10 की बुक के पेज 146 से 148 पर आज स्टडी करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। कंटिन्यू टॉपिक है हमारा, पिछले लेक्चर में चल रहा था केमिकल इंडस्ट्रीज यूनिट 16। तो इसमें बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पर हमारी बात चल रही थी, ठीक है। और उस हवाले से हमने फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया था। तो आज हमारा टास्क जो होगा वो केमिकल प्रोसेसेस होंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। आप समझ गए होंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के, वो आपने देख भी लिए। फिजिकल स्टेप्स सारे किस तरह से थे जो साइट में परफॉर्म किए गए थे, और आज आप उन्हीं के आगे कंटिन्यूटी के साथ केमिकल स्टेप्स पे बात करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल मेथड जो हमारे हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी ये बात की थी कि इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत अहम चीज जो होती है वो लो कॉस्ट का मामला होता है। प्लांट लगा लिया जाता है बड़ा, लेकिन उस पर जो एवरेज कॉस्ट, फिर आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो लो होनी चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल महंगा नहीं हो। इंडस्ट्री प्लांट लगा लेगी लेकिन वो रॉ मटेरियल महंगा यूज नहीं करती, ये ताकि उसको जो आगे प्रॉफिट है उसका मार्जिन रहे। तो ये आपने इंडस्ट्रियल अप्रोच को सामने रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। और इस चैप्टर के चारों टॉपिक जो है, सॉल्वे प्रोसेस आगे आएगा इसके बाद, फिर उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजर आ रहा है, और देन उसके बाद क्रूड ऑयल है। तो ये चारों ही टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, और इतने अहम है कि आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में से 2 टॉपिक जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो इसलिए इसको बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है ना, इन बातों को। मैंने पिछली दफ़ा जो बात की थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज तक बात की थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आखिरी प्रोसेस जो था, जहां पर हमने बात को अपनी स्टॉप किया था, वो था फ्रोथ फ्लोटेशन। यानी कि मेटल को उन तमाम मराहिल से गुजार कर, जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि माइनिंग है, डिगिंग है, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, कंसंट्रेशन के सारे प्रोसेसेस से गुजार कर मेटल को, जो कि अभी और पाउडर्ड और फॉर्म में होता है, आखिरी मरहले पर फ्रोथ फ्लोटेशन से गुजारा जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन में एक फ्रोथ तैयार होता है, एक झाग सा, जिसमें मेटल पार्टिकल, इनरिच मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं एट द सरफेस ऑफ द टैंक, एंड ऑल द इम्प्योरिटीज, dissolved impurities, silicates and other impurities are settled down at the bottom, can be filtered out by the separators. So this process is considered as froth flotation process. Okay, तो यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि भाई हमने यहाँ तक बात कर ली, फ्रोथ फ्लोटेशन तक बात हो गई है। फ्रोथ फ्लोटेशन तक बात बिल्कुल ओके है। तो आपको थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, एक मर्तबा मुझे जरा ओके का मैसेज कोई एक स्टूडेंट कर दे, ताकि मैं फिर बात को यहीं से कंटिन्यू आगे लेकर के जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, सही। तो अब यहां से फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। यानी फ्रोथ फ्लोटेशन तक हमने बात कर ली थी कि जहां पर ओर पाउडर्ड ओर को हम जो है वो एक टैंक में, जिसमें ऑयल था, डिटर्जेंट था और वाटर था, हमने उसमें मिक्स किया था उसे, और जिसके नतीजे में वो अभी जैसे मैंने बात की कि अलग हुआ। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में और गीला हो गया, भीग गया, पानी के साथ रिएक्ट हुआ ना। तो अब ये पानी के साथ रिएक्शन वाली चीज में जो है वो हाइड्रेटेड और हमारे पास जो है वो बन चुका है। दूसरा ये कि वो फिर ऑक्सीडेशन भी होगी उसकी। तो अब हमें उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, और केमिकल प्रोसेस सबसे अहम जो होता है वो रिडक्शन है। यानी अब हमें उस ऑक्सीजन को उस मेटल में से अलग करना है जो केमिकली बाउंड है उसके साथ, जिसने उसके साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, ऑक्साइड बनाया हुआ है। तो अब उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं
जिन्हें हम केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं, वो आपके सामने है सारे के सारे। इसमें हमारे पास सबसे पहले रोस्टिंग है, यानी हमें पहले तो वो जो वो गीला होके आया है वहां से, उसमें नमी आ गई थी, हाइड्रेटेड हो गया था, उसको हमें दूर करने के लिए रोस्टर से गुजारना पड़ेगा। स्मेल्टिंग होगी यहाँ पर, रिडक्शन होगी, और फिर उसके बाद जो है वो रिफाइनिंग होगी। तो ये सारे के सारे वो प्रोसेस होंगे जिन पर हम जो है वो अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कि ये वो प्रोसेस है जिन पर हम रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन, ऑल दीज आर द केमिकल प्रोसेस कहाँ परफॉर्म किए जाएंगे, ये इंडस्ट्री में होंगे। अब और जो है वहां से साइड से केमिकल इंडस्ट्री तक आ चुका है। अब जो प्रोसेस होंगे वो प्लांट में होंगे, अब जो प्रोसेस होंगे वो केमिकल इंडस्ट्री में होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला प्रोसेस हमारा है रोस्टिंग। रोस्टिंग is a process of heating of sulfide ore to a high temperature in the presence of air. It is a step of the processing of certain ore. More specifically, roasting is a metallurgical process involving gas solid reactions at elevated temperature with the goal of purifying the metal components. सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि मेटल ओर को जो अब हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारे पास पहुंचा है, गर्म करना, हीटिंग करना, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रोस्टिंग, ठीक है। अभी हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो मेल्ट हो जाए। तो अभी सिर्फ हम उसमें मौजूद जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े, जिनमें उस पाउडर्ड ओर को रोस्ट किया जाता है, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो फ्री हो जाता है, वो अब और पार्टिकल जो है वो फ्री हमें मिल जाता है होके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस आता है रोस्टिंग का, ठीक है। जहन में रखिएगा ये भी इंडस्ट्री में ही होगा, और इसके लिए भी एक यूनिट होता है इंडस्ट्री में जो जहां पर ये जो है वो सारा काम अंजाम पाता है। तो इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज अलग होती हैं, जिनमें सबसे अहम बात हमने पढ़ी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है। वो वाटर मॉलिक्यूल जो फ्रथ फ्लोटेशन के प्रोसेस में उधर फिजिकल प्रोसेस में उसके साथ अटैच हो गया था, वो यहाँ अलग हो गया। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सबसे पहले अंजाम देते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग के बाद हमारे पास सेकंड प्रोसेस आता है, ये केमिकल प्रोसेस पे बात हो रही है, ठीक है। रोस्टिंग के बाद हमारे पास सेकंड प्रोसेस आता है, लेकिन उस पे जाने से पहले, क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है, लिहाजा इसमें होने वाली इक्वेशंस पे बात कर ली जाए, ठीक है। कि रोस्टिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया उसने। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केमिकल उसमें टर्मिनोलॉजीज में ऑक्सीजन से मुराद अमूमन फायर लिया जाता है, आग। तो उसको बर्न किया गया, ठीक है ना। मिसाल यहाँ दी गई है जैसे कि मरकरी सल्फाइड की मिसाल दी गई है, जैसे सिनाबार भी आपकी बुक में लिखा गया है। तो वो जो आपकी बुक में वहाँ पे जहाँ वो तमाम और के हवाले से उनके नाम दिए गए हैं, वो बहुत अहम है, उनको ज़रूर देखिएगा, उनको कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर आप जो है वो वहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम का शिकार हो। इसमें आपकी बुक में एक और इक्वेशन भी दी गई है जिंक सल्फाइड वाली, उसे भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ नीचे लिखी हुई है रोस्टिंग में। तो ये दोनों बातें जो है वो आप अगर देखेंगे तो उनमें कॉमन चीज जो आपको नजर आएगी दोनों इक्वेशन में, ऊपर जो मरकरी सल्फाइड की दी गई है और नीचे जो जिंक सल्फाइड की दी गई है, इन दोनों में कॉमन बात ये नजर आ रही है कि हमने दोनों का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया है, यानी दोनों ही को हॉट एयर से गुजारा गया है, जिसके नतीजे में उनके सल्फाइड कन्वर्ट हुए हैं उनके ऑक्साइड में। यानी हम सबसे पहले मेटल की क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो हमने मेटल को ऑक्सीडाइज किया, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था, पहले से आया था, वो ऑक्सीजन को निकालना भी है, लेकिन अब उसको एक खास फॉर्म में लेकर के आएंगे ताकि आसानी से ये प्रोसेस हो सके।
और मेटल इसमें खराब ना हो। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन है रोस्टिंग की। Whereas calcination is a process of converting carbonate ores into oxide by heating strongly in a limited air. देखिए यहाँ बहुत अहम बात याद रखिएगा कि अगर आप एक्सेस एयर में रोस्टिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एक्सेस एयर में अगर आप बर्न करते हैं मेटल को, तो ये रोस्टिंग है, और अगर आप लिमिटेड एयर में यही काम करेंगे तो ये कैल्सिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैल्सिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फर्क है दोनों में कि रोस्टिंग में हम उसको रिच ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में जहां पर हमें उसमें से कार्बोनेट्स को अलग करना होता है, वहां पर हम जो है वो उसको लिमिटेड एयर के साथ या लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों बातें लिख लीजिएगा, ये बड़ी अहम बातें हैं, और आप इसी तरह से रोस्टिंग को लिखिएगा। पेपर में अगर रोस्टिंग पूछा जाए तो आपने इसी तरह से लिखना है रोस्टिंग के बारे में जो ये दिया गया है। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा अच्छी तरह से। अच्छा, तो यहां तक के हमने बात की रोस्टिंग के हवाले से, यानी पहले केमिकल प्रोसेस को हमने स्टडी किया कि भाई रोस्टिंग क्या है, और रोस्टिंग के नतीजे में क्या होगा। रोस्टिंग के नतीजे में मेटल ऑक्साइड तैयार होगा। अब रोस्टिंग के साथ साथ कैल्सिनेशन भी की जा सकती है बाज मेटल्स की, डिपेंड करता है कि उनके अंदर इम्प्योरिटीज क्या है। तो अगर उनके अंदर कार्बोनेट्स मौजूद हैं तो फिर कार्बोनेट को भी रिमूव करने के लिए हम कैल्सिनेशन भी कर सकते हैं, यानी किसी एक मेटल ओर को हम दोनों प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं, और ये उसकी स्टडी के बाद डिपेंड करता है। जी, ये उसकी जो है वो जियोलॉजिस्ट जो बैठे होते हैं या जो वहाँ पर रिसर्चर्स होते हैं, वो इसका फैसला करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया। देन उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास स्मेल्टिंग आता है। ठीक है, स्मेल्टिंग अगला प्रोसेस है रोस्टिंग के फौरन बाद। उसी ओर पार्टिकल को जिसको हमने अभी ऑक्सीडाइज किया है, अब हमें स्मेल्टिंग यूनिट तक लेके जाना पड़ेगा। सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं द मेथड टू रिड्यूस मेटल आइंस टू फ्री मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ठीक है, अब यहां पर यह हो रहा है कि उसको फ्री मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि स्मेल्टिंग जो है वो आप कह लें कि एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है, जहां पर हम अब उसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्री मेटल में। ठीक है, ये बड़ा अहम प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात करूँ। अब देखिए, ये प्रोसेस जो होता है स्मेल्टिंग का, इसे रिडक्शन और स्मेल्टिंग दोनों प्रोसेस वो जो वहां मैंने दिया था मैंने कंबाइन करे यहाँ पर। आप जहन में रखिएगा, ये आपने ऐसे ही लिखना है। यानी यहाँ पर तो हेडिंग में तो आपको ये देखिए नजर आ रहा है, ये स्मेल्टिंग और फिर रिडक्शन, लेकिन स्मेल्टिंग ही के दौरान रिडक्शन हो रही है, लिहाजा हमने ये देख लीजिए रिडक्शन एक साथ लिखा है। इक्वेशन आपके सामने जिसमें आपको रिडक्शन नजर आ रही है। तो यहां पर वो दोनों बातें कि हमने फ्री मेटल में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर in order to extract a base metal. It is a form of extractive metallurgy. It is used to extract many metals from their ores, including silver, copper, iron, further, etc. So, basic theme क्या है इस प्रोसेस की, वो सुन लीजिए कि किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट नजर आ रहा है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और मैं अक्सर ये सवाल भी देता हूँ स्टूडेंट को, गो कि ये सवाल मेरा उधर से रिलेटेड होता है बायोकेमिस्ट्री से, लेकिन वो इधर भी आ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, या मैं यूं दे सकता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इनहेलेशन की केमिकल इक्वेशन लिखिए। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो केमिकली क्या आपके ऊपर असरात होंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बात समझिएगा इसको अच्छी तरह से, लिहाजा कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो ये आपके ब्लड में मौजूद एक बहुत अहम कंपोनेंट को, एक बहुत अहम प्रोटीन को, जिसे हेमोग्लोबिन कहती है,
उसको ये क्या करेगा कि तोड़कर हेमोग्लोबिन को जो है वो जी ठीक है, ठीक ठीक, तो ये उसको तोड़ देगा, ठीक है ना, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन को ये तोड़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यूं आपकी बॉडी में तेजी से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगा। आपको पता है कि बॉर्डर लिमिट ऑक्सीजन सैचुरेशन की 92 है, 92 से आप नीचे जाएंगे तो फिर वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये बड़ी अहम बात होती है कि अक्सर गैस हीटर्स जो है वो खुले रह जाते हैं कमरों में, अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं और अमवात होती हैं, हादसात होते हैं। तो उसका सबब यही केमिकल इक्वेशन होती है जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, आयरन ऑक्साइड वाली। ये हमारी बॉडी में भी मौजूद है ना, हमारे ब्लड के हर सेल में जो है वो हेमोग्लोबिन की शक्ल में मौजूद है। तो यही हमारे पास एटीपी का जरिया बनता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखिएगा कि एक रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, ये बात आपने 9th में भी पढ़ी है जब आपने ब्लास्ट फर्नेस को स्टडी किया था, कि ब्लास्ट फर्नेस में भी जो वो गिरने वाला ओर था जो कि चार्ज की शक्ल में वहां हमने यूज किया था, क्योंकि उसके साथ हमने लाइम स्टोन को और उसको यूज किया था कोक को। तो वो और जो था जब वो फर्दर रिएक्ट करता है कोक के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ था बड़ा, जिसकी वजह से उसे ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। और टेम्परेचर जो है वहां पे 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था कि वहां पर ऊपर से आने वाले कोक ने फर्दर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को लिमिटेड किया था और कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लिहाजा टेम्परेचर 1900 से गिरकर 1100 पर आ गया था। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ने तीसरे स्टेप में वहां क्या किया था कि उस ओर के साथ मौजूद ऑक्सीजन को अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था और मेटल जो है वो पिघली हुई शक्ल में, खालिज शक्ल में, रॉ फॉर्म में आयरन जो था अलग हो गया था फर्नेस में से। जो है वो हमें निकलता हुआ नजर आ रहा था, जैसे नीचे तस्वीर में नजर आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को जहां भी यूज करेंगे आप, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ स्प्रे वगैरह में भी आता है WD-40 और मुख्तलिफ होते, इनको आप कहीं जंग वाली जगह पर स्प्रे करें तो वो जंग थोड़ी देर में एकदम गायब हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ इस बात को अच्छी तरह जहन में रखिएगा कि ओर के साथ अब जो ओर आ रही है ऑक्सीडाइज ओर आ रही है, अब उसमें बाकी चीजें हमने हटा दी है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो अब इस ओर के साथ जिसमें ऑक्सीजन शामिल है हमने रिएक्ट कराना है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट या किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट को जिनमें कार्बन भी, अब ये फिजिबल है कि कहाँ कितनी फिजिबिलिटी के साथ जो है वो इंडस्ट्री उसको यूज करेगी, लेकिन वो किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ यूज करेगी इंडस्ट्री। तो आज के टॉपिक की ये सबसे अहम स्लाइड है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। इस केमिकल इक्वेशन को भी अच्छी तरह जहन में रखिएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होगा। Fe2O3 + 3CO मिलकर किस तरह से 2Fe + 3CO2 बनाएंगे। बैलेंसिंग की कोई इतना वो नहीं है, बैलेंसिंग का अगर मामला कुछ होता भी है, मैंने पहले भी क्लास में कहा था, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। आपने इक्वेशन को पहले फोकस करना है कि आपको ये पता हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे। तो यहाँ मोल्टन मेटल बन रहा है, देखिए आयरन मोड यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, मोल्टन आयरन और जिंक मोल्टन, ठीक है। तो ये खालिज फॉर्म होगी, यानी मेटल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में स्मेल्टिंग के नतीजे में निकलेगा। स्मेल्टिंग का प्रोसेस मुख्तलिफ फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस को आपने 9th क्लास में पढ़ ही लिया है। सबसे बड़ी फर्नेस हमारे पास होती है 100 फीट जिसकी ऊंचाई है और ऑलमोस्ट 50 फीट चौड़ाई है, उसकी बहुत बड़ी फर्नेस है। और ये हमारे पास बड़े यूनिट्स में लगी होती है, लाइक पाकिस्तान में जैसे कराची में जैसे स्टील मिल तो खैर काम नहीं कर रहा है अभी, और जैसे हैं तो वहाँ पर जो है मशीन टूल फैक्ट्री में भी लगी हुई है और मुख्तलिफ इदारों में जो है वो ये लगी होती है। स्टील मिल में सबसे बड़ी जो है कोक 1 कहलाती है, जो वहाँ पे मौजूद है, जिसमें ये प्रोसेस जो है वो अंजाम पाता है। और मैं पहले भी शायद कहीं इससे पहले लेक्चर देते हुए ये बात बता चुका हूँ आपको, उस बात को जहन में रखिएगा कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ब्लास्ट फर्नेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये फर्नेस किसने बनाई सबसे पहले,
एज इट इज अपनी इस शक्ल में तो नहीं थी, लेकिन उसी प्रिंसिपल को हम आज तक लेकर के चल रहे हैं। तो वो फर्नेस जो है वो कोई बताएगा आप में से किसने बनाई थी? एक मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं, शायद कोई जवाब आ जाए। तो ये भी क्योंकि एक अहम बात है, यहाँ पर हमें इस बात को भी जरा स्टूडेंट को नॉलेज देनी चाहिए कि भाई इसका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किसने दिया। अच्छा चलिए ठीक है। इस हवाले से मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया किसी नाम का। ये बनाई थी सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है इसी हवाले से। उन्हें अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया था कि वो लोहे को पिघलाने का इल्म रखते थे और उससे चीजें बनाने का। और सूरह हदीद में भी अल्लाह ताला ने यही बात की है, हदीद मतलब लोहा, तो वहां पर भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये कितना पुराना वो है कि उस वक्त से तलवारें और वो हेलमेट्स और जो वो आर्मर होता था वो सारे का सारा लोहे से बनता था, और उसके लिए जाहिर है कि लोहे को पिघलाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वहां से आता है, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग बड़ा अहम प्रोसेस है। स्मेल्टिंग तक ओके है ना? बिल्कुल। एक दफा फिर मुझे एक आध स्टूडेंट कोई ओके का मैसेज कर दें यहाँ पे, ताकि मैं बात को आगे लेके चलूं। स्मेल्टिंग तक अगर ओके है तो बिल्कुल। जी, स्मेल्टिंग तक ओके है। जी जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा तो आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से आगे फिर हमारे पास जो बात होगी वो अब रिफाइनिंग की बात होगी। अच्छा, स्मेल्टिंग के बाद याद रखिएगा प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल अलग हो जाता है, और बहुत सारे इदारों में जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कॉपर से रिलेट और कॉपर कह रहा हूँ, और दूसरी जो है कॉपर के अलावा और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनमें वहीं से और जो है वो अलग होकर के एलॉय फॉर्म में बनने के लिए अलग हो जाता है, यानी एलॉइंग पे चला जाता है, रिफाइनिंग नहीं होती उसकी। रिफाइनिंग उन मेटल्स की जाती है जिनकी हमें बहुत प्योरेस्ट फॉर्म की जरूरत हो, लाइक कॉपर। तो ये याद रखिएगा कि कॉपर या और इस तरह के, अब कॉपर को क्यों रिफाइन करना जरूरी है भाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में इस्तेमाल होता है, उसके सर्किट्स बनते हैं, प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होता है, तो वहां पर उसकी प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बेटर करने के लिए। अदरवाइज आयरन है तो आयरन वही स्मेल्टिंग के ही प्रोसेस के बाद जो है वो एलॉइंग यूनिट की तरफ चला जाएगा, और उसमें डिजायर अमाउंट में जो है वो मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज जो है मेटल्स हैं, निकल है, क्रोम है और दूसरे वगैरह मिला करके उनके एलॉय बनाए जाएंगे, जिसमें स्टेनलेस स्टील आ जाएगा, जिसमें जो है मैग्नीज स्टील आ जाएगा, जिसमें सर्जिकल स्टील्स जो यूज होते हैं वो आ जाएंगे, और दर्जनों इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो वो वहीं पर जो है वो उस तरफ एलॉइंग की तरफ निकल जाएगा। एलॉइंग के हवाले से कोई मसला हो तो 9th क्लास में देख लीजिएगा, वो उसमें है, वरना मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, रिफाइनिंग में हमारे पास वो मेटल आ रहा है जिसमें हमने जिसको 100% हमने रिफाइन के लिए वो जो है वो यूज करना है रिफाइनिंग में, ठीक है ना। तो वहां पर हम एक खास प्रोसेस करते हैं रिफाइनिंग का, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बात आपके पास बिल्कुल ओके होनी चाहिए, क्योंकि 9th में आप ये सब कुछ पढ़ के आए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जिनमें एक एनोड और एक कैथोड लगा होता है, ठीक है। तो हम एक बड़े टैंक में ये काम कर रहे होते हैं, उस बड़े टैंक में उसी मेटल का जो हमें खालिस शक्ल में चाहिए, जैसे मिसाल यहाँ पे कॉपर के हवाले से हमने फिगर बनाई हुई है, तस्वीर। तो कॉपर अगर खालिस चाहिए तो आपको टैंक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट उस टैंक में भर लिया जाएगा। उसके बाद वो जो इम्प्योर मेटल स्मेल्टिंग के प्रोसेस से आया है, उसकी रॉड को, उसकी बार को, उसकी स्ट्रिप को एनोड पर लगाया जाएगा। याद रखिए कहां लगाया जाएगा? एनोड पर। और कैथोड में सिर्फ एक बारीक सा तार लटका दिया जाएगा। ये तार थोड़ी देर बाद रिड्यूस होते हुए, रिडक्शन का प्रोसेस होता है ना, कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है।
तो यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, यानी इम्प्योर मेटल जो है वो टूटता चला जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा सोल्यूशन में, और उसमें मौजूद जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड बट की शक्ल में नीचे जमा होती चली जाएंगी, जबकि उसमें से निकलने वाला जो प्योर कॉपर है वो कॉपर आयन की शक्ल में सॉल्यूशन में मूव करता हुआ कैथोड पे जमा होता चला जाएगा। थोड़ी ही देर में कैथोड वाली जो वायर थी वो मोटी थिक शीट में तब्दील हो चुकी होगी और एनोड जो है वो खाली हो चुका होगा। एनोड की जगह फिर दूसरा हम इम्प्योर सैंपल जो है वो यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हम इम्प्योर सैंपल से एक प्योर मेटल जिसकी कंसंट्रेशन 100% प्योर होगी वो हम यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत अहम है। अच्छा, इस हवाले से एक और बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जब आप इसको रिफाइनिंग को लिख रही होंगी तो रिफाइनिंग के हवाले से एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन इक्वेशन जरूर लिखिएगा। ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा है कि कॉपर मेटल कॉपर आयन में तब्दील हो रहा है, जबकि कैथोड पे क्या हो रहा है कि कॉपर आयन दोबारा से कॉपर मेटल में तब्दील हो रहा है। ये दोनों इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है पेज नंबर 148 पर, एनोड और कैथोड की हेडिंग डालकर। छोटी सी इक्वेशन है इसलिए मैंने नहीं लिखा वो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, वो कंटिन्यूटी के साथ इस टॉपिक में उसको लिखना बहुत जरूरी है, बल्कि लाजमी है। जहां कहीं रिफाइनिंग को आप लिखें वह रिफाइनिंग के साथ रिफाइनिंग से रिलेटेड इक्वेशंस को जरूर लिखें। तो ये जो है वो रिफाइनिंग कहलाएगा। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व फ्रॉम, ठीक है, फॉर्मिंग क्या बना रहा है वो इम्प्योर कॉपर जो है कॉपर आयन बना है उसने सॉल्यूशन में, एंड दिस कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड फॉर्म कॉपर एटम which are deposited on the cathode. So in this way we collect the pure copper at cathode. और इम्प्योर जो जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज थी जिनकी वजह से वो इम्प्योर था वो इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड जो है वो नीचे मौजूद होंगी, जिनमें सिल्वर है, अदर इम्प्योरिटीज हैं और बहुत सारी मेटेलिक इम्प्योरिटीज ही होंगी। याद रखिएगा वो जो नॉन मेटेलिक थी वो सब वहां दूर हो गई। तो अब यहाँ पर उसमें वही आई थी चीजें आगे जो मेटेलिक थी, तो वो मेटेलिक इम्प्योरिटीज सिल्वर गोल्ड वगैरह वो इसमें से अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, जिनमें हम इम्प्योर स्लेब्स को लेके कॉपर की और उन्हें प्योर शीट्स में कॉपर की तब्दील करते हैं। यहां तक के कोई सवाल आ रहा हो, ये दोनों प्रोसेस बहुत अहम है। स्मेल्टिंग भी बहुत अहम है। स्मेल्टिंग के हवाले से मैंने बात की थी अभी थोड़ी सी कि वो जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में भी होता है, और उसके अलावा जैसे अगर कॉपर है तो उसको फिर ब्लास्ट फर्नेस में नहीं किया जाएगा, उसके लिए बेस्मर कन्वर्टर होगा। इसी तरह से सीमेंस रीजेनरेटिव फर्नेस यूज होती है बहुत सी जगहों पर। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि भाई ये जो है वो हमें किस तरह से इसको लिखना है, क्योंकि लॉन्ग में आता है और लिखना उसी वक्त होगा कि जब अच्छी तरह से पहले समझ में आ जाए। कहीं से भी कोई बात पूछी जाए तो फिर वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आई होगी तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पे बयान कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ओके होनी चाहिए ताकि फिर हम जो है वो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है ना, यहाँ तक के बिल्कुल। हाँ, सॉरी, मजबूरन मैं थोड़ा सा बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आवाज के। अच्छा, किसी को कोई सवाल पूछना है यहाँ पे तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ। अगर कोई सवाल तो नहीं है जहन में आप में से किसी के? ठीक है, चलिए ठीक है, बस फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो रिफाइनिंग के बाद हम आगे बात कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर उसके बाद जो है वो डिस्टिलेशन का। ठीक है, कि डिस्टिलेशन क्या होगा। अच्छा देखिए, डिस्टिलेशन पहले तो समझ लीजिए कि डिस्टिलेशन है क्या। रिफाइनिंग तक तो हमने 100% प्योर कॉपर जो है वो अलग कर लिया, ठीक है ना, वो प्रोसेस वहां कंप्लीट। अच्छा, अब ये बात जहन में रखिएगा कि मुख्तलिफ मेटल्स के प्रोसेस मुख्तलिफ जगहों पर कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं होगा कि आप हर मेटल की मेटलर्जी करते हुए उसको इन तमाम प्रोसेस से गुजारें। स्मेल्टिंग आखिरी प्रोसेस होता है बस। ये जो दो आपने अलग से प्रोसेस यहाँ पे पढ़े, रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन, ये सिर्फ स्पेसिफिक मेटल्स के लिए होंगे, हर मेटल के लिए ये नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक सिर्फ स्पेसिफिक मेटल्स से होगा।
तो असल में प्रोसेस स्मेल्टिंग पर ख़त्म हो जाते हैं मेटल्स के, और जितनी मेटलर्जी हो रही होती है बिलखुसूस आयरन की जो हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो स्मेल्टिंग पर जो है वो बात ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर हम उससे आगे बात करते हैं तो वो बातें जो हैं वो स्पेशल कुछ मेटल्स के हवाले से हैं जो अभी अब चल रही हैं। तो एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि डिस्टिलेशन क्या है। ठीक है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो याद रखिएगा क्या कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन में, किसी प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंसेस से अलग कर रहे होते हैं। अब मैं इसकी डिस्टिलेशन में जाहिर लिक्विड के हवाले से बात होती है, तो किसी भी लिक्विड को इम्प्योरिटीज से अलहदा करके उसकी खालिद शक्ल में लाना by the difference of their boiling point. When we separate the two liquids by the difference of their boiling point, such process is considered as distillation. Distillation क्या है? वो separation है जिसमें हम दो liquids को उनके boiling point के लिहाज से अलग अलग करते हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए, इसलिए कि मेटल्स के हवाले से ये प्रोसेस बहुत महंगा होगा, इसलिए इसके नतीजे में हासिल होने वाले मेटल्स जो होंगे वो भी महंगे होंगे। तो ये प्रोसेस जाहिर है क्योंकि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा ना, तो फिर वो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन यही है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। पहले तो वो बुनियादी बात ज़हन में रखिएगा कि भाई डिस्टिलेशन है क्या। वो आपने 9th क्लास में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसमें आपको एक वो दिया गया था जो है वो डिस्टिलेटिंग चैम्बर दिया गया था, और उसमें आपने गैर खालिस पानी को, इम्प्योर वाटर को प्योरेस्ट वाटर में कन्वर्ट करना था। कंडेंसर उसमें एक होता है यूज, जी बिल्कुल। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी यूज द कंडेंसर एंड वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि जहां पर हम बॉइलिंग पॉइंट के जरिए से वो करेंगे। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स व्हिच possess a low boiling point such as mercury and zinc। अब मैंने जो बात बताई ना कि वो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सारे मेटल्स का बहुत हाई है, तो अगर उधर जाएंगे तो फिर फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, तो वो फिर फिजिबल नहीं रहेगा। तो ये उनके लिए होगा जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज हीटेड अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट कैन vaporize, or vapors, the impurities do not vaporize and hence they are separated। तो मेटल वेपराइज होकर के फिर आगे कंडेंसर में जाकर के, कलेक्टर में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज होंगी वो याद रखिएगा कि वेपराइज नहीं होंगे, तो वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो यहां तक के बात जहन में रखिएगा अच्छी तरह से कि भाई हमने जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या उसकी आ जाती है, केमिकल स्टेप्स में आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक के जो है वो हमने आज बात की है। आज की हमारी बात में तमाम केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए, और जब भी किसी केमिकल प्रोसेस को लिखेंगे तो आपने वहाँ पर उसके साथ अच्छा, इसको डिस्टिलेशन को हाँ मैंने केमिकल प्रोसेस में लिखा है, लेकिन ये डिस्टिलेशन जो है ना, ये दरअसल एक बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आखिरी मरहले पर होता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। वो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए जाहिर है किसी केमिकल इक्वेशन की फिर जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो बाकी जितने भी प्रोसेस हैं आपने यहाँ देखे, रोस्टिंग था पहला प्रोसेस, फिर स्मेल्टिंग था, फिर उसके बाद जो है वो स्मेल्टिंग में ही रिडक्शन भी हुआ, फिर रिफाइनिंग था, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास वो डिस्टिलेशन आया। तो इन तमाम प्रोसेसेस में आपने केमिकल जितने भी प्रोसेस थे उन सब में इक्वेशन जरूर लिखनी है, और उसमें से इसी तरह से जिस तरह हमने डेफिनेशन उसकी बनाई भी है इसी तरह से आपने उसको जो है वो लिखना है। इक्वेशन के बगैर अगर आप ये बात लिखेंगे तो फिर ये बात जो है वो बेकार चली जाएगी, इसमें फिर आपको इतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो इसका भी आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि हमने जो बात भी लिखनी है वो इसी तरह से इक्वेशन के साथ और इस तरह से उसको बयान करके लिखना है ताकि हमें डिटेल में उसके वो मिले। फिगर इसमें आपने जो है वो नहीं बनानी है कोई भी, क्योंकि इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये वाली फिगर बना लीजिएगा रिफाइनिंग में।
ठीक है ना। ये फिगर एक क्योंकि केमिकल उसके हवाले से है, तो इसको आप जो है वहां पर वो यूज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बाकी इसमें जो है वो आपने डिटेल में बस लिखना होगा, फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस, दोनों का मिला के आप चार्ट बना लीजिएगा, वो जो शुरू में हमने बताया था ना उसी तरह से, और उनको फिर अलग अलग उनकी कैटेगरीज में आप जो है वो डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये सवाल हमने 2 लेक्चर्स में आपके सामने रखा है, ये आपके पास जो आएगा ये एक ही उसमें आएगा, तो फिर आपने जाहिर, और ये बड़े नंबरों का आएगा, तो आपने फिर इसका जवाब जो है वो उसी तरह से उसी हवाले से इसका जवाब जो है वो आपने देना है। तो यहाँ तक के बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है हमारी, यहाँ तक कि हम इस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर चुके कि जो केमिकल स्टेप्स होंगे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के, बुनियादी केमिकल स्टेप्स क्या होंगे। अब जाहिर है कि इसमें हर इदारे में अपनी वो होती हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पर सिर्फ इतना आसान नहीं होता कि आपने आधे घंटे में उसे सीख लिया और आप समझ गए कि हमने बहुत सारी और चीज़ें भी देखी जाती हैं, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि बेसिक थीम जो है उसकी केमिकल प्रोसेस की वो यही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि इसको अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। इसमें कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी बात ऐसी है, कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, तो आप चैट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं आखिरी आपको 1-2 मिनट दे देता हूँ। वैसे तो ये क्लियर है टॉपिक सारे का सारा, और अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला ये उस पर भी आ जाएगा, चैनल पर भी आ जाएगा, तो फिर आप बाद में इसको डिटेल में भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो देन फिर भी अगर कोई यहाँ तक के सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, ओके है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो बस यहीं तक आज हमने बात करनी थी आपसे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इस बात को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है आगे, और कल हम इस पे जो है वो मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।